अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ प्रोग्राम के पहले पार्ट में बात करेंगे पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान टेस्ट सीरीज़ के हवाले से। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के हवाले से भी डिस्कस करेंगे, जिनके अहदेदारान और को डी नोटिफाई किया गया। एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल उस पर डेवलप हुई है पाकिस्तान हॉकी में, जब पाकिस्तान की हॉकी प्रीमियर लीग के हवाले से बात हो रही थी। यकीनी तौर पर वजह जो भी हो, इसकी टेक्निकल साइड तो खैर अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन शायद पाकिस्तान हॉकी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और पाकिस्तान के जो हॉकी लवर्स हैं या जो बाकी मुतालिका जो लोग हैं वो इस सूरत हाल पर काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। तो इसी सूरत हाल पर जनाब बात करेंगे साथ साथ, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ है 16 जुलाई से होना है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर सैयद याह्या हुसैनी साहब। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। लाहौर से हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर अबूबकर बिलाल ज्वाइन कर रहे हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। याह्या, पहले मैं आपसे आगाज़ करूँगा, टेस्ट सीरीज़ के हवाले से बात कर लेते हैं। चूँकि होम सीरीज़ में पाकिस्तान शिकस्त से 2-4 हुआ, लेकिन उसके बाद कुछ गैप आ गया मुझे लगता है, और सिर्फ वेस्ट इंडीज़ के मैचेस से। ये टेस्ट सीरीज़ बड़ी अहमियत की हामिल है। सर कैसे देखते हैं, श्रीलंका एज ओपोनेंट ऑस्ट्रेलिया को भी टफ टाइम दिया, ओडीआई सीरीज़ जीती, ये सीरीज़ आसान तो शायद नहीं होगी। बिल्कुल गफार, आपने ठीक कहा। और पाकिस्तान टीम का जो कॉम्बिनेशन है वो पाकिस्तान टीम के लिए बहुत सारे सवाल के साथ मौजूद है। बिल्कुल स्पिन बॉलिंग के शोबे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम को टफ टाइम मिल सकता है। श्रीलंका की टीम जो कि होम ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया जैसी मुश्किल टीम के साथ सीरीज खेल रही है, और हमारा मिडिल ऑर्डर बैटिंग जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो इस तनाजुर में अगर मैं कहूँ कि हमारे पास एक बेहतरीन मौका भी है कि दूसरी तरफ अगर बात करते हैं तो श्रीलंका की टीम है, हम उनके साथ लाइट बॉल सेटिंग में मुकाबला नहीं कर रहे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज वो ये है कि रेड बॉल सेटिंग में हमारे लिए चैलेंज जरूर होगी, लेकिन ठीक है। अब अगर आप ही क्या राय है, चूँकि पी सारा स्टेडियम में पाकिस्तान टीम ने कल प्रैक्टिस भी की और एक अच्छी शेप में टीम दिखाई दे रही है। हमने पहले ही बात की थी कि इस बार यासिर चूँकि मौजूद हैं, हमारे फास्ट बॉलर्स अब बड़े तगड़े हैं। यहाँ शाहीन और हसन टेस्ट में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। कि याह्या ने ठीक कहा कि मिडल ऑर्डर एक ऐसा शोबा है जहाँ में तवज्जो देनी है, चूँकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ में भी 2 मरतबा मुझे याद है हमारा बैटिंग क्लास मिडल ऑर्डर में ही हुआ, फिर ऑस्ट्रेलिया ने मैचेस या तो जीता या वहाँ से मैच को पाकिस्तान के लिए मुश्किल बनाया था। तो ये एरिया है जहाँ पाकिस्तान को तवज्जो देनी है, और शायद हमें ये देखना है कि हम ऑलराउंडर की तरफ जाते हैं या हम एक स्पिनर के ऑप्शन को मज़ीद बढ़ाते हैं। ये कॉल लेनी है हमें। बिल्कुल लेनी है, लेकिन इतलात तो यहाँ तक हैं कि हम शायद 2 ऑलराउंडर के साथ भी जा सकते हैं, और ख़ासकर दोनों ही बॉलिंग स्पिन ऑलराउंडर के साथ। तो ये भी इतलात हैं। अगर हम जिस तरह याह्या ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम ज़रूर आ रही हैं, लेकिन मिडिल ऑर्डर को मजबूत करने के लिए हो सकता है कि आगा सलमान और इसके साथ साथ मोहम्मद नवाज़ दोनों को मैदान में उतार दिया जाए। अगर ट्रैक जो है वो देखते हैं कि स्पिन है, जिसका शॉन टेट ने भी एक इंटरव्यू में जिक्र ज़रूर किया कि हमें उम्मीद नहीं है कि वो बहुत टर्निंग ट्रैक बनाएंगे, क्योंकि हम कहीं ना कहीं स्पिनिंग डिपार्टमेंट में उनसे बेहतर हैं, या एक्सपीरियंस उनको कह लें। लेकिन यकीनी तौर पर मिडिल ऑर्डर, खासकर टॉप ऑर्डर में भी देखें, अजहर अली की भी फॉर्म कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन उनके ऊपर बहुत ही भारी जिम्मेदारी आयद होती है, खासकर इस टूर में, क्योंकि ये टूर हम 7 साल के बाद पाकिस्तान टीम श्रीलंका जा रही है टेस्ट सीरीज़ खेलने के लिए। तो यहाँ पर मुश्किलात प्लेयर्स को ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन सीनियर प्लेयर जिनके पास तजुर्बा मौजूद है वहाँ पर खेलने का, उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आयद होगी। ठीक है, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मैं आपसे ज़रूर बात करूँगा, चूँकि रिसेंटली जब ये कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुए तो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल बन गए। फ़हीम अशरफ पाकिस्तान की टीम में शामिल हैं बट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हैं। इसी तरह अगर आप बहुत सारे खिलाड़ियों को देखें तो डी कैटेगरी में सरफराज को रखा गया है। इसी तरह खुशदिल शाह हैं, शान मसूद नीचे मौजूद हैं। तो लगता है ऐसा है कि इतना जो हमारा अमीर क्रिकेट बोर्ड है या जिसके बारे में आखिरी खबर ये आई थी कि 15 अरब से ज़ायद इसके ख़जाने मौजूद हैं और माशाल्लाह बड़ी अच्छी सैलरीज पे लोग मौजूद हैं। क्रिकेटर्स के मामले पे दिल बड़ा क्या किया है क्रिकेट बोर्ड ने, और डी कैटेगरी में मेजॉरिटी प्लेयर्स का होना और फिर वो लड़के जो कि स्पेशली 11 के अंदर मौजूद हैं, आपको हैरानगी हुई है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे, क्या तज़िया आपका? देखिए अब्दुल गफ्फार साहब, सिलेक्शन के मामला को अगर आप देखें और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मामला को देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपोज हुआ है। क्रिकेट बोर्ड इस बात को एडमिट कर रहे हैं, गलतियों को तस्लीम कर रहे हैं, और वाज़ेह तौर पर हम पसंद नापसंद का जो है वो फैक्टर मौजूद है टीम के अंदर। तो यहाँ पर भी जिस तरह बंदर बात की गई है सेंट्रल में, इसमें कोई दो राय यहाँ पर शामिल नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ा सवाल है जो अभी आपके नुमाइंदे बात कर रहे थे, जो एक बड़ा सीरियस कंसर्न है। मुझे तो लग रहा है कि मैं सलमान अली आगा को यहाँ पर डेब्यू करता हुआ देख रहा हूँ, और सलमान अली आगा कराने जा रहे हैं, क्योंकि अब अगर आप फ़हीम अशरफ को टीम में इन करते हैं तो आपके लिए बड़ा टफ टाइम होगा।
कि आपने उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं रखा, और अगर सही मैच परफॉर्म करते हैं तो आपको जो है मुँह खानी पड़ेगी। श्रीलंका की कंडीशन में मुझे नहीं लगता कि ये सही में रहेंगे। बिल्कुल अबू बकर ने दुरुस्त फरमाया कि मुझे 100% लग रहा है कि यहाँ पर सलमान अली आगा जो है वो टेस्ट डेब्यू कर रहा है। ये आपको समझ में आया, चूंकि एक ही शख्स है जिसने सेंट्रल कॉन्टैक्ट बनाए हैं, यानी कि चीफ सेलेक्टर साहब, और फिर वही टीम का इंतखाब करते हैं। जिस लड़के को आप टीम में डालते हैं उसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट नहीं देते। दूसरा, मैंने खुशदिल शाह के हवाले से जरूर बात करूँगा, सरफराज अहमद के हवाले से, कि जब आप या तो सीनियर प्लेयर को लेते हैं तो फिर आप रिस्पेक्ट देते हैं, या तो फिर आप उन्हें सिस्टम में ना रखें। तो ये बड़ी कन्फ्यूजन है सरफराज अहमद के हवाले से कि वो बैकअप विकेट कीपर हैं, बट वो हैं भी और नहीं भी हैं, इस तरह की सूरत हाल है। और इसी तरह अगर आप खुशदिल शाह की बात करें तो वो आपके पोटेंशियल मैच विनर हैं, बट आप डी कैटेगरी में या आप समझते हैं इस तरह की आप जब कैटेगराइज करते हैं तो आप अपने प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बजाय इसके के बढ़ाने के आप उनको डीमोरलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं आपसे 100% एग्री करता हूँ अब्दुल गफ्फार साहब। सरफराज को पाकिस्तान है वो प्लैटिनम कैटेगरी में रखते हैं, और यहाँ पर आप उनको बमुश्किल डी कैटेगरी में शामिल करने पर रजामंद हो। तो आप ये किस तरह चीज़ों को लेकर जा रहे हैं, किस तरह चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं? अगर आप रिस्पेक्ट देने की बात करते हैं तो सरफराज को आप एक कॉन्ट्रैक्ट दे सकते थे, टेस्ट आप दे सकते थे, क्योंकि वो टेस्ट टीम में तो बाय चौथ शामिल नहीं हो रहे ना 11 टीम में। वरना अगर आप रिजवान खुदा ना खास्ता कहीं नहीं खेलेंगे तो सरफराज आपके फर्स्ट कैंडिडेट होंगे फाइनल लाइनअप में जगह बनाने के हवाले से। तो बिल्कुल उनके साथ ज्यादती की गई है। बिल्कुल शाहिद आफरीदी साहब इस तरह कह रहे थे कि सिर्फ फहीम अशरफ नहीं, सरफराज नहीं, उन्होंने कहा कि बाकी और खिलाड़ियों के साथ भी नाइंसाफी हुई है। खासतौर पर फहीम अशरफ का मैं यहाँ पर जरूर नाम लेना चाहूंगा। गैर मामूली नहीं है टेस्ट क्रिकेट में, बट उनको मयारी जरूर कहा जा सकता है। एक ऑलराउंडर इतनी जल्दी डेवलप नहीं होता, तो फहीम अशरफ डेवलप हो रहे थे, आपने उनका दिल तोड़ा है और आपको इस जीत को एडमिट करना चाहिए। कोई गलती हो जाती है साथ, तो अगर वो इस चीज को मानेंगे और फहीम अशरफ को डाल लें कॉन्टेक्ट में तो कोई गलत बात नहीं है। बाकी चीजें जो है वो आपके सामने। बिल्कुल ठीक है। वो बकर भी अहमद शहजाद का भी जिक्र कर लेते हैं। मीडिया इंटरेक्शन भी हुआ, फिर यही आपने इंटरव्यू किया, आपसे मैं जरूर पूछूंगा, लेकिन जो अहमद शहजाद ने वो अगर बात की थी वो रिपोर्ट के हवाले से, वकाई यूनिस की जाने से अब तक तो कोई इस पे या क्रिकेट बोर्ड की जाने से रद्दअमल नहीं आया। और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है शायद वो यही है कि जो इस तरह की रिपोर्ट्स होती हैं, चाहे वो मीडिया में उसके बड़े हिस्से आगे हों, लेकिन क्रिकेट बोर्ड बार पब्लिक तो खैर उसको नहीं करता। तो ऐसे ही है अहमद शहजाद के मामले पर। पहले अबू बकर आप बता दीजिएगा, फिर मैं याहिया का भी ओपिनियन लेता हूँ। देखिए, मेरी तो राय ये कि खुफिया रिपोर्ट्स होनी ही नहीं चाहिए। अगर आपने किसी को निशाना बनाना है, किसी को टारगेट करना है, तो फिर आपको खुफिया रिपोर्ट्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, आपको खुलकर सामने आना चाहिए। और हमेशा से यही होता है, बहुत सारे प्लेयर्स हमें दिखाई दिए कि खुफिया रिपोर्ट्स की भेंट चढ़ गए। उसके अंदर अहमद शहजाद भी हैं, उसके अंदर उमर अकमल भी हैं। इससे पहले माजी में जाएँ तो बड़े ज़बरदस्त प्लेयर्स यासिर हमीद हमें दिखाई देते हैं कि वो एक दफ़ा मर्जिंग में ऊपर आ रहे थे, उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो कि माजी में भी पाकिस्तान टीम से आउट हुए हैं। वो किसी न किसी वजह, कोई ना कोई वजह बुनियाद बनाई जाती है। और यासिर शाह को देख लें कि जब एग्जाम्पल, अभी रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद है कि हम उनको कहते रहे कि वो अनफिट हैं, अनफिट होने के बाद या वो मुकम्मल फिट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद उनको हमने टीम में भी रख लिया। फिर हम टीम में रखने के बाद कहते हैं अब हमने इनको खिलाना भी है। तो अब तो हम तैयार हैं यासिर शाह को खिलाने के लिए, लेकिन पिछले 2 साल तक उनके फिटनेस के इश्यूज थे, उनके मेंटल प्रॉब्लम थी, उनके एटीट्यूड का मसला था। यही हम लोग सब सुनते रहे, जिसकी वजह से यासिर शाह बाहर हैं। लेकिन बात वही है कि जिसको चाहें खिला लें, जिसको चाहें बाहर निकाल दें। बहुत सारे नाम हैं। इमाद वसीम मुझे याद आते हैं कि कप्तान बन रहे थे पाकिस्तान टीम के, और इस वक्त कहीं पे भी दिखाई नहीं देते। T20 के नंबर 1 वो ऑलराउंडर बनते जा रहे थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान के स्क्वाड का भी हिस्सा नहीं है। आमिर यामीन को हमने बड़ा प्रमोट किया कि उनको हमने ऑलराउंडर बनाना है, आज वो हमें कहीं दिखाई नहीं देते। तो बहुत सारे नाम हैं जिनको हमने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नज़रअंदाज किया। अब इंसाफ चेक करें कि 3 आपने विकेट कीपर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रखे। रिजवान नो डाउट ऊपर टॉप कैटेगरी डिज़र्व करते थे, लेकिन सरफराज को आपने डी कैटेगरी दी, हारिस को आपने मजी कैटेगरी दी। तो मतलब तो आपने तो दोनों को एक ही तगड़ी में तोल दिया। सरफराज का मुकाबला आप हारिस के साथ कर रहे हैं, तो मेरा तो ख्याल है कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी ज़रूर हो रही है। ठीक है, यही अहमद शहजाद के हवाले से मैं जहरी बात है, कंट्रोवर्सी है और पाकिस्तान के लिए तीनों फॉरवर्ड में सेंचुरी बनाई हुई है, एक ज़माने में रेगुलर मेंबर थे, लेकिन आप पहले उनको कैंप में ना रखें और फिर खिलाड़ी आखिर में हमारे यहाँ यही आपने तो बहुत कवरेजेस किए हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। हमारे यहाँ खिलाड़ी पर आखिर में मजबूर हो जाता है, मीडिया का सहारा लेता है जब उसको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। तो क्या क्रिकेट बोर्ड ने माजी से नहीं सीखा, सिलेक्टर्स ने, कि वो खिलाड़ी से कम्युनिकेट करें, उसको रिस्पेक्ट दें? और जब आप उसको बिल्कुल आउट कर देंगे,
अभी उसकी उम्र बाकी है। किसी भी खिलाड़ी की, जैसे अहमद शहजाद की बात हो तो वो तो फिर बेचारा मीडिया में आके बात करेगा, लेकिन ये पाकिस्तान क्रिकेट का वो चेहरा है जो हम बड़े सालों से देख रहे हैं और खिलाड़ी मजबूर हो जाता है आखिर में मीडिया के पास आने पर ही। अब्दुल गफ्फार साहब, एक तो आप बहुत मासूम बन जाते हैं और आपकी मासूमियत पे दिल जो है वो कुर्बान होने के लिए चाहता है। वो कैसे? मैंने मासूमियत वाली कोई बात तो नहीं की। नहीं, बिल्कुल आपने मासूमियत वाली बात की है। सिर्फ खिलाड़ी आते हैं मीडिया में। अभी आप भूल गए चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड रमीज हसन राजा जो समझ रहे थे जी मीडिया क्या है, मीडिया क्या चीज, क्या अहमियत रखता है। आज वो भाग रहे मीडिया के पीछे। आज अपनी दूसरी कश्ती को बचाने के लिए उनका जो है मीडिया एक चिंता नजर आ रहा है जिसका वो सहारा लेना चाहते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा ये चीज? तो आप अहमद शहजाद के ऊपर ये सारी चीजें क्यों लेकर आ रहे हैं कि जी अहमद शहजाद बेचारा जो है। मेरा मतलब ये था अबू बकर, जो मैं आइए से भी दोबारा पूछ लेता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड कम्युनिकेट करता नहीं है और फिर खिलाड़ी जो है वो जब उसको समझ नहीं आता तो फिर वो बेचारा जो है ना, जारी बात है, बयानात वगैरह की तरफ आता है। लेकिन आप समझते हैं अहमद शहजाद के केस को क्रिकेट बोर्ड को सही तरीके से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि अभी उनकी एज बाकी है, परफॉर्मेंस है डोमेस्टिक के अंदर, और फिर ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी इमेज नहीं है। आई थिंक ये बेहतर होता है। आई थिंक अहमद शहजाद भी कभी हमारे शो में है, उस चीज़ का एडमिट करेंगे। क्रिकेट बोर्ड अगर उनसे बात कर रहा हो तो वो कभी क्यों बयानात तक जाएंगे? ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही है उनके साथ रब्ता कि मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताने लगा हूँ कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर लाहौर में मौजूद है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर कराची में मौजूद है। जो प्लेयर टीम के या हमारे क्लोज टीम के सर्कल का हिस्सा नहीं है या 1.5-2 साल से टीम से बाहर है, उसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के अंदर प्रैक्टिस करने की इजाजत नहीं है। बहुत सारे क्रिकेटर लाहौर के ऐसे मौजूद है। इवन अहमद शहजाद की एग्जाम्पल ले लें कि वो भी नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके ट्रेनिंग नहीं कर सकते अपनी, वो बाहर किसी क्लब में करते हैं। कामरान अकमल हमें कहीं मॉल टाउन ग्रीन के अंदर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देते हैं। तो ये इस हद तक अजीब रूल्स बने हुए हैं। अब वो याहिया ने ज्वाइन किया, पहले मैं याहिया के जवाब करूँ। याहिया, मेरा कहने का मकसद ये था, मैं दोबारा उसको बता देता हूँ कि देखें क्रिकेट बोर्ड कम्युनिकेट नहीं करता तो फिर उनका दिल टूटता है जब आप उनको कैंप में भी शामिल ना करें, या जैसे अभी वोकर ने बताया कि बहुत सारे क्रिकेटर्स को नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में ट्रेनिंग करने की भी इजाज़त नहीं मिल पाती। मैं उस डबल स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, और यकीन तौर पर जब एक क्रिकेटर परफॉर्मेंस देता हुआ आया हो, वो कैंप में भी उसको ना बुलाया जाए, पाकिस्तान के 65 खिलाड़ी में शामिल ना हो, तो ये बड़ी ज्यादती है। बिल्कुल, मैं 100% आपसे एग्री करता हूँ। और आप मीडिया के दबाव की बात कर रहे थे, तो मीडिया का दबाव ही था जिसकी वजह से मोहम्मद वसीम जो है उनको जो है वो बुलाना पड़ा जो है फिटनेस चेक करने के लिए। उमर अकमल की, हारिस सुहेल की, सुहेब मकसूद की, तो ये मीडिया का दबाव ही था। जहां तक आप अहमद शहजाद साहब की बात कर रहे हैं, बिल्कुल अहमद शहजाद को मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं बिल्कुल कट शॉट बात करूं हालिया सूरत हाल में, बाबर आजम चाहेंगे कि अहमद शहजाद टीम में आए? उनके लिए एक बहरहाल उनकी एक टीम बन चुकी है और वो उस टीम के साथ जो है कंटिन्यू करना चाहेंगे, और वो जो है रिस्क नहीं लेना चाहेंगे अहमद शहजाद को टीम में डालने का। लेकिन मेरा ख्याल है ये कतई कलामी की वो जो वकार यूनुस की रिपोर्ट की बात, जिसकी अहमद शहजाद ने ज़्यादा निशानदेही की है, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ा आप जानते हैं चीज़ों को, उस रिपोर्ट की जो वैल्यू है उसमें अहमद शहजाद हक बजाने पे हैं कि उस रिपोर्ट ने उनके कैरियर को डैमेज किया, उनकी जो रेपुटेशन जो मासेस में है वो उनके फैंस थे वो समझते हैं मिस कम्युनिकेट हुआ, लोग उनके बारे में एक गलत राय बनाने में जो है मजबूर हुए उस रिपोर्ट की रोशनी में। इस रिपोर्ट के हवाले से क्या कहेंगे जो वकार यूनुस साहब की रिपोर्ट थी? देखें अब्दुल गफ्फार साहब, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ ऑफिशियल्स हैं, मेरा ख्याल है उनके हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है इतलाह अमल तय करना होगा। जिस तरह खिलाड़ियों को रगड़ा लगा देते हैं, मेरे ख्याल है उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट वकार यूनुस होंगे, और वकार यूनुस के हवाले से आपको तय करना चाहिए कि जी वकार यूनुस को आ गया, आपने किस तरह लेकर चलना है। हर बार वो जाते हैं और हर बार वो आ जाते हैं, नो डाउट बहुत ही लेजेंड बॉलर रहे हैं, बिल्कुल अपने वक्त के बहुत ही बेहतरीन क्रिकेटर रहे हैं। लेकिन बहरहाल वो हो गए, मिसबाउल हक हो गए, इनके बारे में आपको जरूर सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जाइया। और पुराने एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद जो टॉपिक्स हैं उनके हमारे साथ मौजूद रहिएगा। पुराम रिप्ले में खुशामदीद। और अब बात करते हैं शरोज काशिफ की। पाकिस्तान के बड़े मायना स्कोप माँ हैं, बड़ी कम उम्र में उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए उसके मुतालिक शायद लोग सोच ही सकते हैं। और 23 दिनों में सिर्फ जो है उन्होंने कुछ अर्से पहले 8,000 मीटर की जो 3 चोटियाँ हैं वो उन्होंने जो है सर की थी। इसी तरह अगर आप देखें तो अभी नांगा पर्वत सर की, लेकिन एक मुश्किल में फंस गए थे, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है, हम सब जो लोग हैं उनकी दुआएं और फिर रेस्क्यू तमाम के वो बड़े बखैर आफियत जो है वो अब अपने सफ़र पे वापसी पर जो है वो इस पर मौजूद हैं। 8,000 मीटर से जो बुलंद 14 चोटियों में से 8 को जो है सर कर चुके हैं।
और उनका जो उनके वालिद हैं उनके मुताबिक वो मज़ीद जो चोटियाँ उनको 1.5 साल के अंदर अंदर सर कर सकते हैं और 23 दिनों के अंदर सर करने वाले 5 बुलंद तीन चोटियों को वो दुनिया के सबसे कम उम्र कोपेमा भी कुछ अर्से पहले बने थे। उनके वालिद जनाब इस वक्त काशिफ सलमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया काशिफ साहब ज्वाइन करने के लिए। आपसे कुछ रब्ता रहा था, बड़ा मुश्किल वो रात थी जिस रात उनसे रब्ता मुनक़ता हुआ, बड़ा मुश्किल था फैमिली के लिए, बतौर वालिद भी बड़े बड़े जज्बाती वो लम्हात थे। लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि ना सिर्फ वो रेस्क्यू हुए, बड़ी अपनी हिम्मत दिखाई, पूरी रात जो उन्होंने गुजारी और वो बड़े मुश्किल लम्हात थे। लेकिन सर मुबारक हो आपको कि वो खैर वाफियत से अब अपने घर की तरफ वापसी की तरफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, गफार भाई बहुत अल्लाह का शुक्र है। वो रात तो वाकई एक माँ बाप ही जान सकते हैं कि किस तरह गुजरी थी, और स्पेशली कि जब उनका बच्चा जो है वो 7500 मीटर्स पे मतलब फंस जाए विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट खाना पीना, कुछ भी नहीं, ना कोई टेंट है, तो एक छोटा सा गड्ढा खोद के उन्होंने अपना सर उसके अंदर रखा हुआ था और बस इंतजार कर रहे थे कि अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया और मोहलत दी तो सुबह जैसे ही सूरज निकलता है हम लोग दोबारा शुरू करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का शुक्र है, वो स्ट्रांग है, अल्लाह ताला ने उसको बहुत हिम्मत दी है। एक सिर्फ 20 साल की उम्र में उसने इतना कुछ एक्सपीरियंस कर दिया है और इतना कुछ अचीव कर लिया है, शायद ये बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। बिल्कुल सर। और दूसरा जैसे आपने बताया कि अब जिस तरह जिन सर्कमस्टांसेस में वो पूरी रात थी और हम सब भी जब रात भर आपके साथ भी राब्ते में रहे, सुबह उठ के भी, और जैसी खुशखबरी मिली तो फिर सब बहुत खुश हुए कि दुआएं सबकी मौजूद थी। बात हुई आपकी सलमान साहब शरोज़ से कि एग्जैक्टली वापसी में हुआ क्या था और फिर वो कैसे, उनसे क्या बात हुई आपकी? क्या अल्लाह का शुक्र है अब उनकी वीडियोज़ आई, हमने कुछ सुनी भी, लेकिन आपकी जो बात हुई और यकीन तौर पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। बहरहाल उसने तो मुझे उसने कोशिश तो ये की थी कि मुझे बस यही समझाए कि पापा इट्स ऑल पार्ट ऑफ गेम और ये होता है। पहाड़ों पे कोई पीसी होटल नहीं है, कोई खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला आ जाए तो आपको सर्वाइवल के लिए वेट करना पड़ता है। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो कहता था कि हाँ जी ये मतलब यानी कि थोड़ा सा मतलब सिचुएशन ऐसी थी, घबराने वाली थी और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था तो लग भी रहा था कि पता नहीं सुबह उठूंगा कि नहीं उठूंगा, अगर सो गया तो आधे घंटे के बाद मतलब नींद खुल जाती थी। लेकिन जब 4:30 बजे कहता कि हम दोनों की और उसकी अकेले की नहीं बात करनी चाहिए, क्योंकि ये फजल बिल्कुल एक और क्लाइंबर जो फजल शिमशाल का है और बहुत स्ट्रॉन्ग क्लाइंबर है, ये दोनों ने एक बहुत स्ट्रेंथ शो की है और एक बहुत बड़ा कारनामा है। अल्लाह ताला ने उनकी मदद की और ये दोनों उस बहुत बहुत मुश्किल वक्त से जो जिंदगी और मौत की कश्मकश वाला वक्त था उसमें से निकल के आए हैं। और ना निकल के आए हैं कि वहां से अपना रास्ता बनाया, तीसरे कैंप में आए, एक रात रहे, उसके बाद दूसरे कैंप में आए, फिर उसके बाद जो है वो कैंप 1 में आए। कैंप 1 से उसके बाद करीब जब बेस कैंप के थे तो वो फिर उस वक्त वो आ चुके हुए थे आर्मी वाले, तो वो उन्होंने इसको गिलगित पहुंचा दिया। ठीक है सर, इस पर बताइएगा, जैसे आपने बताया गिलगित पहुंचा दिया, तो कब तक आप भी शायद उनको लेने वहाँ पहुँचे हुए हैं, तो कब तक बाकी जो मराहिल हैं कब वो पहुँचेंगे? और वीडियो देखी मैंने, जारी बात है जो इम्पैक्ट था उस रात का वो उनके चेहरे पे भी दिखाई दिया और बड़ा मुश्किल सफर था। मैं गफार साहब, मैं जिस चीज का इंतजार कर रहा था ना, मेरा बेटा मेरे सामने आ गया, मैं आपकी कॉल काट रहा हूँ। अच्छा, और फिर इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अच्छा चलें, ये तो बहुत मुबारक हो हमारे प्रोग्राम में। चले मैं इनसे जरूर फिर काशिश से बात भी करूंगा। आपको बहुत मुबारक हो सर, और बहुत ही खुशी के लम्हात हैं। आप जरूर, आपका हक है, बिल्कुल आप जरूर उनके पास जाइए, इंशाल्लाह हम आपसे दोबारा रब्ता करेंगे। और अबू बकर यकीन तौर पर जितने कारनामे तो लाहौर में रहते हुए उनका जो शौक है वो बड़ा मिसाली है, वरना हमें पता है कि तमाम ही जो गिलगित या उसके अतराफ़ के लोग हैं या फिर जो सतपाराज होते हैं या वो जो गांव हैं, ये बड़ी यूनिक एग्जांपल है कि लाहौर से कोई इस तरह का शौक़ रखे और जो उनकी अचीवमेंट्स हैं वो वाकई रिमार्केबल है कि अल्लाह ताला ने उनको एक नई ज़िंदगी दी है। अल्लाह ताला आगे भी उनको कामयाब करे, लेकिन अभी तक भी वो बड़े नाकाबिल यकीन जो उनके तमाम अचीवमेंट्स हैं। देखिए गफ़ार, मैं तो यहाँ पर काशिफ साहब को सल्यूट करूँगा कि उन्होंने अपने बेटे को जिस किस्म के खेल की परमिशन दी है, ये उनको सलूट है, उनकी हिम्मत को सलाम है। और 13 साल की उम्र में
शहरोज ने पहली 8000 मीटर की बुलंद चोटी सर की थी, ब्रॉड पीक, 13 साल की उम्र में, और आज वो 20 साल के हैं और इस दौरान उन्होंने 8000 प्लस चोटियां जो है वो सर की हुई हैं। ये शौक काशिफ साहब से ही शहरोज में दाखिल हुआ था और जो हमें पता यही चला है कि बचपन से ही काशिफ साहब भी क्योंकि थोड़ा माउंटेनरी का शौक रखते थे, एडवेंचरस थे, तो ये अपनी साथ जो चोटियों पे जाते थे लेके, तो शहरोज को साथ लेके जाते थे, लेकिन वो 3000, 3500, 4000 मीटर वाली चोटियां थी। लेकिन उसके बाद जो इसका अपने अंदर एक शौक डेवलप हुआ कि मैंने 8000 मीटर से बड़ी तमाम दुनिया की 14 चोटियां सर करनी है, ये नाकाबिले यकीन है। और यंगेस्ट एवर जिन्होंने माउंट एवरेस्ट भी सर कर ली, K2 भी सर कर ली, नांगा पर्वत भी सर कर ली, ब्रॉड पीक भी सर कर ली, और अब उनके आगे भी अज़ाइम यही है कि अगले 2 साल के अंदर वो तमाम 14 सर करने चाहते हैं, चोटियां जो कि 8000 मीटर से बुलंद हैं। तो मैं तो यहाँ पर यकीनी तौर पर पूरी कौम को कहूँगा कि शहरोज़ का साथ दें, शहरोज़ की हेल्प भी करें, क्योंकि ये एक आसान काम नहीं है और वर्ल्ड रिकॉर्ड जब बनेगा तो वो पाकिस्तान का नाम बनेगा। बिल्कुल, और जो आपने बात की, आई थिंक कौम तो उनके लिए बड़ी दुआ को होती है, बड़ा सपोर्ट करती है, मीडिया की भी उनको बड़ी हिमायत हासिल है, और बिल्कुल ठीक है जो कि इतने कारनामे कर रहे हैं, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगता है उस चीज़ को बयान करना, हमारे मुल्क की पॉजिटिविटी। लेकिन वो जो इतना मुश्किल और महंगा खेल है ये अबू बकर के, अभी जाते जाते भी मेरी जब उनसे बात हुई थी तो उन्होंने एक शिकवा किया था कि उनको प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट हाउस में नहीं बुलाया गया, लेकिन शुक्र है कि फिर उसके बाद उनको बुलाया गया, वहाँ इज्जत बख्शी गई। लेकिन आपको याद होगा जब वो जा रहे थे तब भी ये बात करके गए थे कि वो जो वादे उनसे हुए थे वो उस तरह वफा नहीं हुए, ये बड़ा महंगा खेल है। और आई थिंक हमारे गवर्नमेंट का या जो आप कह लीजिए जो मुतालिका हुकाम है वो इतनी ज़्यादा उनकी तवज्जो नहीं है इस तरह के खेलों पर। बिल्कुल नहीं है जी, इसमें यकीनी तौर पर बहुत महंगा खेल है, ये लाखों का खेल नहीं है, बल्कि ये 8 चोटियां सर करने में मेरा यकीनी तौर पर इनके करोड़ों रुपए लगे, 1 करोड़ से भी ज़्यादा, 2-3 करोड़ रुपए शहरोज़ काशिफ के जो है ना वो लग चुके हैं। और जो हमने इमदाद का ऐलान किया था, या इमदाद ना कहें इसको, अगर हमने उनको रिवॉर्ड देना था तो वो रिवॉर्ड 10 लाख 15 लाख का रिवॉर्ड अनाउंस हुआ था, और कई हलकों से तो जो है वो उनको नहीं मिला। स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की यहाँ पे मैं यकीनी तौर पे तारीफ़ करूँगा कि उन्होंने इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर भी 1 साल से बनाई रखा है, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की सपोर्ट भी अपनी रखी है स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब में, लेकिन ओवरऑल प्राइवेट सेक्टर की तरफ से सपोर्ट नहीं है। ये हमारे हीरोज़ हैं जो कि पाकिस्तान की खातिर वर्ल्ड रिकॉर्ड की मुहिम के ऊपर लगे हुए हैं, तो इनको मेरा ख्याल है कि सपोर्ट करना ना सिर्फ मॉरल सपोर्ट बल्कि मैं ख्याल फाइनेंशियल सपोर्ट भी इनको करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है शर, आखिर में अबू बकर मैं आपसे हॉकी पर जरूर बात करूंगा, बिकॉज एक हमें लगा था कोई उम्मीद की किरण है, ये जो हॉकी प्रीमियर लीग हो रही है दी मैक्स के नाम से, इसकी लॉन्चिंग भी हुई, फिर हमने भी इसके ऊपर खुसूसी प्रोग्राम भी किया, सारी तफसील हासिल की, लेकिन अचानक पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें डी नोटिफाई कर दिया जाता है PHF हुकाम को। ये बहुत सेटबैक है इस हॉकी के प्रोसेस के लिए। अब मैं यहाँ पे किसी फेडरेशन के अहदेदारान की हिमायत तो नहीं करूँगा, ना तरफदारी करूँगा, मैं बतौर हॉकी के हवाले से बात करूँगा कि फिर वो मामला एक जगह जाके एक कंट्रोवर्सी का शिकार हो गया है। मामला है क्या और ये होने क्या जा रहा है? देखिए, आइन के मुताबिक हर 3 साल बाद जो है वो इलेक्शंस करवाने होते हैं बॉडी के, और वो इलेक्शंस अभी कुछ अर्सा पहले इनका टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक इलेक्शंस नहीं हुए। तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स कहते हैं कलामी हॉकी फेडरेशन से जब मेरी बात हुई, मैंने कुछ अपना रिसर्च किया, वो कहते हैं जी खुद ही स्पोर्ट्स बोर्ड और मुतालिका जो इदारा है उन्होंने कहा था भाई कि जब तक स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं आती तो आप अभी रुक जाएं। कुछ ऐसा मामला भी है क्या? ये कोई कन्फ्यूजन है? देखिए, कन्फ्यूजन हो सकती है, कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन हो ज़रूर, लेकिन इलेक्शंस करवाना एक जमहूरी अमल है और इसको आपने सिलसिले के साथ जारी रखना होता है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल बन गई है, ये बिल्कुल हॉकी को ब्रेक लग सकती है इस फैसले की वजह से। और उन्होंने तो अभी बात दिया, उन्होंने जो क्रिकेटर्स की जो प्रेस रिलीज है जिन्होंने सपोर्ट की है वो तो प्रेस रिलीज आज भी जारी की, तो ये तो डी नोटिफाई फेडरेशन से हमें प्रेस रिलीज आ रही है, तो हम चलाएं ना चलाएं? मैं तो ये आपसे भी पूछ रहा हूँ। देखिए, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड एक बाकायदा तौर पर खेलों का एक बड़ा अहम इदारा है जिसका बड़ा अहम रोल है, और तमाम सवाल तो अबू बकर उठेंगे ना, चूंकि जब डी नोटिफाई हो गई एक फेडरेशन, चाहे उसकी कोई भी वजह है, तो अच्छा एक और मैं आपको एग्जांपल देता हूं, वैल्यू रही है आईनी तौर पर। यहाँ पर तकरीबन 1.5 साल हो गए हैं कि एथलेटिक्स फेडरेशन के भी इलेक्शन लेट हैं। इनके इलेक्शन लेट हुए हुए तकरीबन 6 माह हुए हैं, वो 1.5 साल से लेट है। उनको डी नोटिफाई नहीं किया गया क्योंकि वहां पर उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। हॉकी स्टेडियम के ताल्लुकात बेहतर नहीं है, उनको डी नोटिफाई कर दिया। तो ये कुछ मेरी मिसाल से आप समझ सकते हैं जिसकी हम नाज़रीन बात कर रहे हैं, तो यकीन तौर पर बड़ी तशवीश की बात है कि आपकी पूरी हॉकी फेडरेशन डी नोटिफाई उस वक्त हो जाए जब अपनी प्रीमियर लीग लॉन्च करें। आई थिंक इसको हल निकल आता। बारह आईनी इसमें क्या मामला है ये तो हम
चाहेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि हमें ओलंपिक एसोसिएशन या स्पोर्ट बोर्ड के वो काम आके एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन अबू बकर बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो एक बढ़ते हुए एथलीट ही हैं, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद और अब बात करते हैं जनाब एक ऐसे खेल की जिसे पाकिस्तान ने हाल ही अरसे में बड़ी शानदार कारकर्दगी दिखाई। एथलेटिक्स के अंदर पाकिस्तान के जो एथलीट गए थे उन्होंने जो काज़ाकिस्तान में इंटरनेशनल एथलीट मीट हुआ 5 मेडल हासिल किए। उनमें सर-ए-फ़हरिस्त जो इस बिलाशुबा इस इवेंट के हमारे लिए हीरो थे वो थे शजर अब्बास, जिन्होंने 100 मीटर रेस के अंदर पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल हासिल किया और फिर ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने लिया 200 मीटर रेस में। और 100 मीटर रेस में अगर आप फास्टेस्ट हों तो इसका मतलब ये होता है कि आप उस इवेंट के अपनी कैटेगरी में यानी कि मेंस कैटेगरी में सबसे तेज़ एथलीट होते हैं। तो ये बड़े एजाज़ की बात है। शजर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया शजर ज्वाइन करने के लिए। शजर, मैं क्या पूछ रहा था कि जो आपने 100 मीटर रेस में जो गोल्ड मेडल जीता, कितनी खुशी हुई? और यकीन तौर पर 100 मीटर रेस जीतना किसी भी इवेंट के अंदर ही बहुत बड़े एजाज़ की बात होती है, सबसे फास्टेस्ट एथलीट हो जाते हैं। तो आपके कैरियर का बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है। सर, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी। तो और 100 मीटर में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड लिया, खुशी हुई, पाकिस्तान का रिकॉर्ड भी किया और एथलेटिक्स का फास्टेस्ट मैन भी वहाँ बना। तो ये सब मेरे कोच साहब की मेहनत है और मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरी एकेडमी ने मोंटगोमरी जिसने मुझे सपोर्ट किया, और पाकिस्तान फेडरेशन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरा कैंप लगाया और मुझे फैसिलिटी दी। और इंशाल्लाह अब कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्शन हुई है तो इंशाल्लाह वहाँ पे जाऊँगा, अपनी तैयारी अच्छी कर रहा हूँ और इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्मेंस दे के आऊँगा, अपना अच्छा बेस्ट करके आऊँगा इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह। और कुछ अपने बारे में शजर बताइएगा, चूँकि जब आपकी परफॉर्मेंस हुई और लोग बड़े खुश हुए, किस शहर से आपका ताल्लुक़ है, कब से आप इस 100 मीटर रेस और जो हमारी जो एथलेटिक्स की जो तमाम कैटेगरीज हैं इसमें आप शरीक हो रहे हैं? कुछ अपने बारे में ज़रूर बताइए जो देखने वाले हैं उनके लिए। मेरा तलक पत्तोकी से है। पत्तोकी का गाँव है वांचा कुंताली। मेरे गांव में किसी को नहीं स्पोर्ट्स का इतना शौक़, मतलब कि मैं इधर आया और मैंने पंजाब कॉलेज में एडमिशन लिया, उसके बाद मैंने यूनिवर्सिटी यूसीपी में एडमिशन लिया। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे कोच राना सजाद साहब के बाद भेज दिया। तो मुझे 3-4 साल हो गए मैं उनके पास ही था, साहिवाल भी उनके पास ही ट्रेनिंग करता था, मतलब कि सारी ट्रेनिंग उनके पास रह के की, कैंप में भी उनके पास ट्रेनिंग रह गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह पाक ने मुझे इतनी ज़्यादा इज़्ज़त दी। ये सब मेरे कोच साहब की मेहनत है और मेरे पेरेंट्स की दुआएं। बस आपकी कामयाबी से मुझे साउथ एशिया गेम में नसीम हमीद साहिबा की जो अचीवमेंट है वो याद आ रही है, जब पाकिस्तान ने इस पर बड़ा जश्न मनाया था। लेकिन आप समझते हैं शजर, जो आपका एक बड़ा आउटस्टैंडिंग ये परफॉर्मेंस था, अचीवमेंट था, उतनी हौसला अफजाई हुई, आप खुश हैं हौसला अफजाई से, या समझते हैं कि थोड़ी और हौसला अफजाई गवर्नमेंट लेवल पर, या अगर हम बात करें बतौर पाकिस्तान एज अ नेशन थोड़ी और हौसला अफजाई होनी चाहिए? क्रिकेट में कुछ हो जाए तो बड़ा शोर मचता है, बट एथलेटिक्स में आप समझते हैं उतना शाबाश मिलती है? सर, एथलेटिक्स में मिलती है लेकिन जैसे क्रिकेट में मिलती है वैसे बिल्कुल भी नहीं मिलती। क्रिकेट को आपको पता है ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है, बाकी गेमों को बहुत ज़्यादा कम किया जा रहा है। तो इंशाल्लाह जैसे जैसे अच्छा परफॉर्म करेंगे ये हमें जानेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। और बस यही इनसे अपील है कि हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे कैंप लगाते रहें और इंशाल्लाह हम अपना दिन ब दिन अच्छा परफॉर्म देंगे इंशाल्लाह। तो शजर, अभी कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम में हो रहे हैं, बहुत बड़ा इवेंट है, पूरी दुनिया के टॉप एथलीट वहाँ पर आते हैं, इसकी तैयारी कैसी है? और यकीन तौर पर इस इवेंट में जो आपने 100 मीटर रेस में गोल्ड और फिर ब्रॉन्ज मेडल जीता 200 मीटर रेस में, इससे बड़ी आपकी हौसला अफजाई होगी। लेकिन आप समझते हैं कि वो जो कॉमनवेल्थ का स्टैंडर्ड है वहाँ जिस तरह के एथलीट आएंगे उस लिहाज से आपको तैयारी का मौका मिला है और आप एक और मेडल जीत सकते हैं? सर, ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बहुत अच्छी जा रही है। मेडल का पता नहीं, लेकिन सर इंशाल्लाह अपना बेस्ट दे के आऊँगा, अपने मुल्क के लिए जितना भी हो सका इंशाल्लाह अपने पाकिस्तान के लिए करके आऊँगा और इंशाल्लाह अपना बेस्ट परफॉर्म दे के आऊँगा उधर। बिल्कुल। और आपको देख के, चूँकि आप बड़ी यंग भी हैं शजर, तो बड़ी मुझे खुशी हो रही है कि इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर इस कैटेगरी में काफ़ी इंशाल्लाह ब्राइट है। भी आपने देखा, आखिरी सवाल आपसे, अरशद नदीम हो, तलहा तालिब हो, इन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी ओलंपिक्स में और हमें एक मरतबा ये एहसास दिलाया दोबारा, अरशद नदीम ने भी स्पेशली और फिर तलहा ने भी, कि एथलेटिक्स और दीगर खेलों में भी जो ओलंपिक स्पोर्ट्स हैं पाकिस्तानी में टैलेंट मौजूद है। हालांकि बड़े नामसाइद और बड़े महदूद हमारे वसाइल हैं, बट आप समझते हैं कि जो आने वाले ओलंपिक्स हैं उसमें आप या जो दीगर एथलीट हैं शजर, वो एक दफ़ा फिर सरप्राइज़ कर सकते हैं? तलहा और अरशद नदीम तो मेडल जीतने के बहुत करीब आ गए थे और आपको भी बड़ी उससे हिम्मत मिली होगी उस सारी परफॉर्मेंस से। सर इंशाल्लाह उनको देख के
दिल करता है कि जैसे वो ओलंपिक्स में क्वालिफाई करके गए इंशाल्लाह हम भी करें। और इंशाल्लाह अभी टाइम काफ़ी पड़ा है, मेरे कोच इंशाल्लाह मेरे पे मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि इंशाल्लाह ओलंपिक्स में क्वालिफाई करें, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा एथलीट हैं जो कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह अपनी मेहनत को जारी रखूँगा और बस अल्लाह पाक मुझे तंदुरुस्ती दे तो इंशाल्लाह। ठीक है शजर, अकरम साइद साहब जो एथलेटिक फेडरेशन के सदर हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन आप समझते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आज आप आए हैं, कोई ऐसी चीज़ जो आप गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं या मुतालिका जो हमारे इदारे हैं कि वो किस तरह और आपकी हेल्प कर सकते हैं? कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं अगर वो हो जाए, जैसे कि ट्रेनिंग के सहूलियात हैं या डेडिकेटेड कोई जगह मिल जाए? पंजाब में तो जगह है, कराची में है, लेकिन शायद दूर दराज इलाकों में नहीं है। क्या समझते हैं, क्या और बेहतरी हो सकती है? सर हमारा कैंप लगाया जाए, जैसे कि मैं फेडरेशन का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारा कैंप काफ़ी 2-3 माह से लगाया है, और ऐसे ही हमारा कैंप लगा रहे और हमारे कोच हमें ट्रेनिंग करवाएं और फैसिलिटीज़ दी जाएं, तो इंशाल्लाह ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह कर सकते हैं हम। अल्लाह पाक ने हमें इतना टैलेंट दिया है कि हम उस मुकाम पे जा सकते हैं। ठीक है, आखिर में समझते हैं कि जैसे भारत में हमने देखा है नीरज चोपड़ा हो या अभी शुक्र है कि अरशद नदीम को पाकिस्तानियों ने भी, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन ने भी भिजवाया। जब इंटरनेशनल ट्रेनिंग आप करके आते हैं, उन कोचेस से आप रहनुमाई लेकर आते हैं, बड़ा साइंटिफिक हो गए हैं सारे खेल, आपको बड़े फिटनेस का ख्याल रखना पड़ता है और आपकी अप्रोच बड़ी अच्छी रहती है, तो ख्वाहिश है कि थोड़ा सा और ज़रा इंटरनेशनल कोचेस की भी कुछ ट्रेनिंग मिल जाए तो बड़ी बेहतरी होती है और आपको नए नए जो फिटनेस है या परफॉर्मेंस इन्हांसिंग है उस हवाले से आपको आइडियाज़ आते हैं। फिर सर मुझे इंटरनेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं, मैं बस अपने कोच साहब के साथ ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। मेरे कोच को, मुझे अपने कोच पे यकीन है कि मैं इंशाल्लाह उनके पास रह के ओलंपिक्स में क्वालिफाई कर सकता हूँ। बाहर जाएंगे 2 माह जाएंगे, 3 माह जाएंगे, बाद में फिर वापस आ जाएंगे, वहाँ पे एडजस्ट ना होंगे, तो ये प्रॉब्लम आती है। लेकिन इंशाल्लाह मेरी ट्रेनिंग, लेकिन शजर आपको और आपके कोच दोनों को अगर भिजवाया जाए बाहर, फिर कैसा रहेगा? सर फिर तो बहुत अच्छा रहेगा, मेरे कोच को उधर पता चलेगा, मतलब मैं उनसे अपनी डिस्कस करता रहूँगा, वो भी देखेंगे और उनकी ट्रेनिंग भी साथ करूँगा, और ये तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी कि मेरे कोच को भी साथ भेजें। ठीक है, तो शजर जैसे पाकिस्तान में क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों में जॉब्स वगैरह बड़ी कम हैं और थोड़ा सा लोगों को जो फाइनेंशियली है वो देखना पड़ता है, तो शजर आप अपने मुताबिक बताइएगा, मतलब आप पाकिस्तान का नाम रोशन करके आए, 100 मीटर रेस जीती, जॉब वगैरह के हवाले से बताइएगा, या जो आपके साथ जो लोग खेले हैं, क्या चीज़ है जो आप मज़ीद यहाँ कहना चाहें, ऐड कर सकते हैं? सर मैं अभी HEC की तरफ से हूँ, यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि इंशाल्लाह जल्दी इंशाल्लाह ज्वाइन कर लूँगा, लेकिन पहले अपनी यूनिवर्सिटी से इजाज़त लूँगा कि अगर वो कहेंगे तो मैं फिर इंशाल्लाह डिपार्टमेंट ज्वाइन करूँगा। और शजर कितना मुश्किल है, जैसे आपने बताया कि पढ़ाई के होते हुए एक ऐसे खेल को परस्यू करना जहाँ पे इतना ज़्यादा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं है। क्रिकेट में बहुत है, चूँकि लीग्स होती हैं, PSL है, अब तो जूनियर प्रीमियर लीग, कश्मीर प्रीमियर लीग, आपको बड़े कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल जाते हैं, तो शजर कितना मुश्किल फ़ैसला हो सकता है या है ये सोचना कि क्या शौक़ की तरह इसको रखेंगे या इसको प्रोफेशनली आगे लेके जाना चाहेंगे? और जो बच्चे आपको देख रहे हैं इस वक्त, उनको एथलेटिक का शौक़ है शजर, उनके लिए क्या कहेंगे? नहीं सर, इंशाल्लाह पाकिस्तान में भी जैसे क्रिकेट के इवेंट होते हैं, IPL होता है, ऐसे प्रीमियर लीग काफ़ी होती हैं। जी। ऐसे इनको चाहिए कि पाकिस्तान में एथलेटिक्स से भी इतने इवेंट करवाए जाएं, नेशनल करवाए जाए, लेकिन एथलेटिक्स में बहुत कम इवेंट मिलते हैं हमें ना खेलने के लिए इधर पाकिस्तान में, तो ज़्यादा इवेंट मिलेंगे, बच्चों में शौर पैदा होगा, हमें देखेंगे, उनको जज्बा उनके अंदर आएगा, तो ऐसे ही इंशाल्लाह। अब तो दिल करता है कि पाकिस्तान का नाम परचम बाहर दूसरे मुल्कों में जाकर बुलंद किया जाए, हमारे बच्चों में शौर पैदा हो, हमें देख के उनको भी दिल करे कि जैसे हम लोग बाहर जाकर अपने परचम का नाम सर बुलंद करते हैं वो भी करें, और इवेंट ज़्यादा दिए जाएं, बस हमें इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे ना इवेंट ज़्यादा दिए जाएं बस। ठीक है शजर, बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारी नेक ख्वाहिशात आपके लिए, और कॉमनवेल्थ में अल्लाह करे कि आप वहाँ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दें और इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो जनाब पुनाब रिप्ले में आज के लिए इतना ही, चूँकि ये वीकेंड स्पेशल शो है और फिर ईद है, आप सबको जो है वो एडवांस ईद मुबारक। उम्मीद है आपकी ईद बहुत अच्छी गुजरेगी, और पुनाब रिप्ले में आज के लिए इतना ही। पीर को आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।